तो क्लोरोबेंजीन में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये दोनों तो हाईली एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक चीज़ तो सबके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें या कोई और भी जो हमने बनाया सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। ये तो पक्का दिमाग में बैठना चाहिए। दूसरा, हाईली एक्टिवेटिंग है ये दोनों के दोनों, ये भी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हमारे मन में ये सवाल आता है इसके बारे में, तो पहली चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरी चीज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। इस केस में ये एक्सेप्शन है कि रिंग डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये क्यों है उस पर थोड़ा और स्टडी करते हैं। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ बना रहा हूँ। ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये बजाय रिंग को देने के रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I इफेक्ट की वजह से ये रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इन केसेस में आप देख रहे थे, जैसे एनिलीन का केस एग्जांपल के तौर पे या फिनॉल का ले लेते हैं। एनिलीन के केस में आप देख रहे थे कि ये दे रहा है, ये दे रहा है, यहाँ रेजोनेंस तो होगा, ये ऐसे देगा, ये ऐसे होगा, लेकिन क्लोरीन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ये रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगी। तो ये पॉइंट तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडो एल्केन बनाना सीख रहे हैं, आयोडो एल्केन, ठीक है। और जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें क्लोरो एल्केन है या ब्रोमो एल्केन है। यहाँ हमने NaI लिया है एसीटोन की प्रेजेंस में, यहाँ ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, हमें मिल रहा है ये। अब इसमें कंसेप्ट ये है, एक सवाल ये बनता है कि भाई एसीटोन क्यों लिया। बेसिकली क्या है, एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से आप कह सकते हैं कि मोर कोवलेंट, आयनिक और कोवलेंट में अगर हम कंपैरिजन करें। और यहाँ अगर मैं NaI और NaBr में कंपैरिजन करूँ तो NaI और NaBr में कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है या कौन सा ज़्यादा आयनिक है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि विच वन इज़ मोर कंपैरेटिवली मोर कोवलेंट। तो इसमें ये मोर कोवलेंट है, दिस इज मोर कोवलेंट। अभी रीज़न समझाता हूँ। तो NaI और NaBr, तो दिस इज मोर कोवलेंट। तो पहले तो इस रिएक्शन को समझाता हूँ, फिर ये बताऊँगा कि वो मोर कोवलेंट क्या है। ये कोवलेंट है, मोर कोवलेंट है, ये मोर कोवलेंट है रिलेटिवली। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये डिज़ोल्व हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये लेस कोवलेंट है तो ये कम डिज़ोल्व होगा, तो ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया। तो जब ये डिज़ोल्व हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये मोर कोवलेंट है और ये लेस कोवलेंट है, कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो फजान्स रूल करके एक क्लास 11th में बॉन्डिंग चैप्टर में आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा आयनिक है या कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर NaCl लेके, ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो इनमें सोडियम तो कॉमन है, देखा जाए तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और छोटा है, एनायन छोटा है। इसका कंपैरिजन करें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा आयनिक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
आयोडीन के कंपैरिजन में। तो दिस इज मोर आयनिक। मोर आयनिक मीन्स लेस कोवेलेंट। लेस कोवेलेंट मीन्स ये कम डिजॉल्व होगा इसमें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में ये ज़्यादा आयनिक। ज़्यादा आयनिक का मतलब लेस कोवेलेंट। लेस कोवेलेंट का मतलब ये कोवेलेंट है तो ये लेस कोवेलेंट है, तो ये मोर कोवेलेंट हो गया। मोर कोवेलेंट में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते, ये पता होना चाहिए। तो डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्पेसिफिकली आयोडो एल्केन्स बनाने में काम आता है ये। आसान भाषा में समझेंगे। आसान भाषा में मैं ये ऐसे ले लेता हूँ, NaCl, NaBr और NaI। तो हम यहाँ से सीखते हैं मोर आयनिक। तो मोर आयनिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ज़्यादा आसानी से हो, तो कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मेटल या जो कैटायन बनता होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे के बना होगा और जो लेने वाला है उसने आसानी से लिया होगा। तो इन तीनों में सबसे आसानी से ये लेगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से लेगा, तो ये मोस्ट आयनिक हो जाएगा रिलेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा आयनिक ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। समझ में आई बात? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हमने जैसे कैटायन सेम रखा, अब एनायन सेम लेके देख लेते हैं। LiCl, NaCl और KCl, ठीक है, इसका कंपैरिजन लेके समझ लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है या ज़्यादा आयनिक है। जैसे इस केस में देखा ये ज़्यादा आयनिक है, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं इन तीनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कोवेलेंट है। आइए इधर देखते हैं। यहाँ एनायन तीनों में सेम है, क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पर कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है? पोटेशियम, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। जिस एटम का साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा? ये। तो मोर आयनिक, यहाँ पर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये वाला होगा मोर आयनिक। अब मोर आयनिक का मतलब ये लेस आयनिक हो गया। लेस आयनिक का मतलब मोर कोवेलेंट। तो मोर कोवेलेंट ये वाला हो गया इस तरीके से। और फिर से मैं कहूँगा कि मोर कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कोवेलेंट नेचर के ही मिलेंगे। उसमें वो पोलर तो हो सकते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट हो, ऐसे समझ लीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कोवेलेंट है तो लाइक डिजॉल्व लाइक, मोर कोवेलेंट विल डिजॉल्व इन मोर कोवेलेंट, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ये बहुत आसान भाषा में समझा है। अगर इसकी स्टेटमेंट हम NCERT से पढ़ते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। बॉन्डिंग चैप्टर में दे रखी है फेजांस रूल, तो ये फेजांस रूल है। कोई और डाउट है पूछो फेजांस रूल से रिलेटेड। हाँ, तो वो भी तो फिर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कौन? आई। हाँ, आपका सवाल ये है कि आई का तो साइज़ बड़ा है। आई का साइज़ तो बड़ा है, लेकिन वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेगा। तो वो लेगा तो लेने में साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। वो लेने में, जब लेने की बात आई, एनायन बनाने की बारी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। फेजांस रूल का कंसेप्ट ये है, उसके हिसाब से आयनिक कौन सा होगा जो आसानी से दे और आसानी से ले। इसको ऐसे समझ लीजिए कि टीचर को खूब सारा आता है सब्जेक्ट और बच्चे को कुछ नहीं आता, तो वो ज़्यादा आसानी से नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा। पर वो अगर सीखने को तैयार है और उसे कुछ नहीं आता और टीचर को बहुत कुछ आता है तो वो आपको दे देगा। तो इसको यहाँ पर आई जो है, आई नेगेटिव जो है, ये जो है ये लेने वाला है इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ऐसे देखेंगे तो ये है ना, सोडियम ने ऐसे बनाया और आयोडीन ने ऐसे लिया, तो ये ले रहा है, इसका साइज़ बड़ा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है रिलेटिवली। इन चीज़ों को समझने के लिए ये आपके फेवर में रहेगा कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ तो कम काम आएगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, उन सब में काफ़ी काम आएंगे। प्लस रेडॉक्स चैप्टर भी, क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग आएगी। खूब इक्वेशंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बैलेंस चाहिए होती है।
ऑर्गेनिक में बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीखेंगे फ्लोरोएल्केन्स बनाना। ये फ्लोरोमीथेन हमने यहाँ बनाया। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन। इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन, इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन, मान लीजिए आप किसी तरीके से आप मीथेन का फ्लोरीन से करो तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, हाईली रिएक्टिव है। तो जो कंट्रोल में नहीं होते उन रिएक्शंस को हम दूसरे तरीक़ों से करते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम फ्लोरिनेशन नहीं करते। AgF की जगह हम Hg2F2 भी, Hg2F2 या SbF3 या फिर COF3, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। इसकी जगह हम ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, AsF3, ये सब फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। और AgF तो मैंने लिख ही दिया है। तो इसको कहते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम सीखेंगे SN1। लेट अस से ये मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये मैंने लिया है और ये कार्बन कैसा है? टर्शरी कार्बन है। ये कैसा है? टर्शरी कार्बन। और यहाँ खूब सारी स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। अब इस पर मान लीजिए अटैक करेगा OH माइनस, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड दिस, यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, और हमारे को दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक ये मिल जाएगा कार्बोकैटायन प्लस Cl माइनस। मैं फ़िलहाल के लिए Cl माइनस यहाँ से हटा देता हूँ, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मिल गया अब मेरे को। अब ये जो मिला है ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और टर्शरी कार्बोकैटायन जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इन तीन एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ये तीन एल्काइल ग्रुप्स दे रहे हैं, तो रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो है इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। और थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा इसका, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ TP, ट्राइगोनल प्लानर। ये शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अटैक कर रहा था वो OH माइनस, अगेन सेम फ्रॉम सेम एक्वस KOH, ये जो अटैक कर रहा था वो कैसे करेगा? या तो इधर कर देगा, इधर, या तो इधर, या फिर इधर। 50% चांस है कि इधर करेगा और 50% इधर करेगा। तो मेरे को ये जो मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कैसा कार्बन है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन सा होता है? जहां चारों ग्रुप डिफरेंट हों, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। इसको विस्तार से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो हो जाएगा, या इसको हम कुल मिला के कहेंगे भाई रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? जो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो हो, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, नील कर देता है। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं रहता, क्योंकि मान लीजिए आधे इधर जा रहे हैं और आधे इधर जा रहे हैं, तो ओवरऑल जिस फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो ओवरऑल उसका नेट रिजल्टेंट 0 होता है। बस 2 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर 50% की एक्टिविटी क्लॉकवाइज है,
मान लीजिए +30 और प्लस -30 ये इधर है तो वो 0 हो जाएगी, इसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली एक्टिव, और ये कहाँ कहाँ होगा, फिर से मैं बात, अच्छा दूसरी चीज, अब ये SN1 आ रहा है, तो 1 का मतलब बॉन्ड ब्रेक करने वाला सबसे स्लो स्टेप होता है, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसको RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो है ये स्लो है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, इसलिए SN1। लेकिन ये होता कितने स्टेप्स में, 2 में। ये वाला स्लो है जिसमें बॉन्ड टूट रहा है, और जिसमें बॉन्ड बन रहा है ये फास्ट स्टेप है। इसमें 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है और इस पे अटैक कर रहे हो OH-। इसमें 2 स्पीसीज हैं, लेकिन SN1 किस वजह से है, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें सिंगल स्पीसीज है रिएक्टेंट में, सेकंड स्टेप में 2 स्पीसीज हैं, क्योंकि 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप में होता है SN1, मैंने पहले भी बताया। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। इसमें खास तौर पे एक चीज और नोट करेंगे कि यहां पर ये जो चीज है, ये वाला जो कार्बन है, इसमें खूब सारी स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होगा तभी अटैक नहीं कर पाएगा, तब भी। और दूसरी बात, जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल होना चाहिए, तभी बनेगा। कार्बोकैटायन तभी बनता है जब स्टेबिलिटी होती है, तो यहां पर इस केस में टर्शरी में होता है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक्स हमने डिस्कस किए SN1 और SN2 को लेके।